हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चे, हम सभी छात्र छात्राओं को फिर से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने अगले वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें आगे हम बताए थे कि बोर-बरी के नियम द्वारा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तहत किस तत्व पर कितना प्लस कितना माइनस होते हैं, उन सारे तत्वों का ज्ञान आप लोग कर लिए थे। कम से कम आप लोग के लिए 36 तत्व हम बनाए थे। क्रिप्टॉन तक बनाया गया था। क्रिप्टॉन 36 जो होता है वहां तक अप्रिय गैस तक बताया गया था कि नानी आराम कर जिंदा रहेगी, आराम कर क्रिप्टॉन तक बनाया गया था। और क्रिप्टॉन के तहत किस पर प्लस होता है, किस पर माइनस होता है, ये सभी चार्ज को बताए गए थे। आगे उसी क्रम में जब तत्वों का ज्ञान बोर-बरी के नियम द्वारा विन्यास जान गए, तो सबसे अब इसमें बात आती है साहब परमाणु भार। इस दिए गए तत्वों का परमाणु भार कैसे निकालेंगे, वह तत्व किस तत्व के साथ कंपाउंड बना लिया है, तो उस तत्वों में उपस्थित यौगिकों का अणुभार कैसे निकालेंगे, मोलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए परमाणु भार जानने की जरूरत है। कुछ चार्ट बनाया गया है, हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन और पोटेशियम और आयोडीन तक यहाँ पर बनाया गया है। इस चार्ट के अंतर्गत कुछ विशेष खाली जगह है, उसको मैं भर दे रहा हूँ। उसके अनुसार परमाणु क्रमांक के साथ साथ परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा। जब परमाणु भार ज्ञात हो जाएगा तो किसी भी कंपाउंड का मोलिक्यूलर मास निकाला जाता है। कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में आप लोग जान जाओगे, ठीक है ना। तो कृपया करके वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और कितना भी कोई बड़ा काम हो, इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, अंत तक देखिएगा। और अंत तक देखने में कोई भी चीजें, कोई भी मुश्किलें प्राप्त होती है और मुश्किल का समाधान भी होता है। जान लीजिए, आप लोग के बीच है हाइड्रोजन दिया गया ना, तो हाइड्रोजन का होगा परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा है हीलियम 2He और हीलियम का होगा 4। इस तत्व के परमाणु क्रमांक का लगभग गुना उसका परमाणु भार होता है, लेकिन कोई ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक का गुना उसका परमाणु भार नहीं होता है, उसमें कुछ अंक जोड़ने पड़ते हैं। वो आप लोग के समक्ष दिखाया जाएगा। और इस वीडियो के तहत देखिए, कार्बन को मानक माना गया है, स्टैंडर्ड माना गया है ना। इस कार्बन के तहत कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है, प्रतीक C होता है और इसका परमाणु भार हो जाएगा 12। इसी प्रकार नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, प्रतीक होगा 1 और 7 दूनी 14, इसका क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8, प्रतीक होगा O और इसका परमाणु भार होगा 16। उसका हो जाएगा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 9 और इसका प्रतीक होगा F और 9 दूनी 18 होना चाहिए, लेकिन इसका क्या होता है, 19 होता है। क्या होता है, 19। सोडियम का 11 परमाणु क्रमांक होता है, प्रतीक होगा Na और इसका जो होगा परमाणु भार होगा 11 दूनी 22, 1 23 होता है ना। कुछ तत्वों बताया है, कुछ तत्वों का जो परमाणु भार होता है उस परमाणु क्रमांक के दुगना से भी अधिक होता है। मैग्नीशियम, इसका हो जाएगा परमाणु क्रमांक 12, प्रतीक Mg और इसका परमाणु भार हो जाएगा 24। उसके बाद है एल्युमिनियम 13, प्रतीक होगा Al
और 13 दूनी 26 और क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा बाबू, 27। उसके बाद फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और इसका प्रतीक होता है P और इसका 15 दूनी 30 होना चाहिए, लेकिन इसको हम लिखते हैं क्या, 31। सल्फर, सल्फर का क्या होता है 16 और प्रतीक होगा S और 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। इसी प्रकार है क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, प्रतीक होगा Cl और इसका जो होगा परमाणु भार 35.5, 35.5, यानी इस क्लोरीन का कितना परमाणु होगा, भार होगा साहब 35.5। ठीक है, इसी के तहत हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे और आगे भी ऐसे दर्शाए गए हैं, दिए गए हैं। दिए गए हैं जैसे पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू, 19 होता है। क्या होता है, 19 और प्रतीक होगा A K, 19 गुनी 38, इसका परमाणु भार होगा 39। कैल्शियम का होता है 20, इसका प्रतीक होगा Ca और परमाणु भार होगा 40। उसके बाद आयरन, लोहा, इसका प्रतीक होता है Fe और परमाणु क्रमांक होता है 26, तो 26 दूनी 52 और 52 ना लिख करके इसका होता है 56। क्या 55 पॉइंट कुछ होता है, इसको 56 पर लेकर के हल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24 और प्रतीक होता है Cr, तो 24 दूनी 48, लेकिन इसका होता है परमाणु कितना 52। और आप लोग को मालूम है कि परमाणु क्रमांक 30 के अंदर दो ऐसे तत्व हैं जो अपवाद होते हैं, पहला क्रोमियम होता है और दूसरा कॉपर होता है। अपवाद तत्व कहने का मतलब क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि हमारे वाह्यतम कक्षाओं में मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये नियम का पालन नहीं करते हैं, इसलिए इन तत्वों को अपवाद तत्व बोला गया। क्या बोला गया, अपवाद तत्व बोला गया। तो क्रोमियम भी क्या है, अपवाद तत्व है। इसी प्रकार कोबाल्ट का 27 दूनी 54 होना चाहिए, लेकिन इसका कोबाल्ट का परमाणु भार कितना होता है 60 होता है। निकिल, निकिल है, निकिल का 28 होता है परमाणु क्रमांक, 28 दूनी 56, इसका 59 हो जाएगा। इसका 29, कॉपर का 29, कॉपर भी एक अपवाद तत्व है, लेकिन इसका परमाणु भार 63.5 होता है। जिंक का 30 होता है, 30 दूनी 60 होना चाहिए, लेकिन इसका जब आणविक भार यानी अणु भार निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इसका हो जाएगा 30 दूनी 60 ही 65.3 हो जाएगा। सिल्वर का 47 Ag, चांदी को भी कहते हैं, चांदी कहते हैं, और धातुओं में द्रव अवस्था में पाए जाने वाला ये तत्व भी है। याद रखिएगा, धातुओं में द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व का नाम क्या है, तो चांदी है, सिल्वर है, और इसका प्रतीक होता है 47 और इसका परमाणु भार होगा 108। एंटीमनी 51, एंटीमनी 51, इसका परमाणु भार कितना होगा 122 होगा। और बेरियम, बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 56 और इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 137। कितना हो जाएगा बाबू 137। इसके बाद आपको आयोडीन मिलेगा, आयोडीन मिलेगा 53 और इसका परमाणु भार होगा 127। देखिए साहब, आप लोग तो 1 से लेकर के और 36 तक के तत्वों के बारे में जान चुके हो और उनको बोर-बरी के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर दिया गया था पिछले वीडियो में,
और कृप्टांत करने के बाद आपको यह भी मालूम हो गया है कि किस तत्व पर कितना प्लस होता है और किस तत्व पर कितना माइनस होता है, कौन तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा और कौन तत्व इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करेगा, ग्रहण करके क्या बनाएगा और त्याग करके क्या बनाएगा। तो ये आप लोग जान चुके हो। तो उसकी आगे मिला है परमाणु भार, एटॉमिक वेट। इस परमाणु भार को निकालेंगे और परमाणु भार निकालने के बाद इसका हम लोग मोलिक्यूलर मास भी निकालेंगे। जब मोलिक्यूलर मास निकाल लेंगे साहब तो हम लोग का बहुत सारा चीज इसमें आने लगेगा और जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो है पहला चैप्टर वो समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसमें से 118 तत्वों में से कुछ तत्वों को मैंने चार्ट बनाया और चार्ट बना करके उसका परमाणु क्रमांक के साथ साथ उसका परमाणु भार लिखे और उस तत्वों का परमाणु भार लिखे हैं जो अधिकांशतः वो कंपाउंड में आते हैं और उस कंपाउंड में उस तत्व का परमाणु भार पूछा जाता है। उसी तत्वों का बस लिखा गया है और आप लोग के जरिए मोलिकुलर मास भी निकालने के लिए मैं सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, इसी वीडियो में सिखाऊंगा। कृपया करके आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़िएगा मत। अगर एक स्टेप छोड़ेंगे तो समझिएगा कि दूसरी सीढ़ी चढ़ने में बहुत मुश्किल पैदा होगा, है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री जो होता है विषय वश थोड़ा सा, कोई भी कहता है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा कठिन विषय है, केमिस्ट्री कोई कठिन विषय नहीं है बाबू। जिस विषय पर आप कम जोर देंगे वही विषय कमजोर बनता है। अर्थात अगर हम विषय पर अधिकतर ध्यान देने लगेंगे तो कोई भी विषय मेरे लिए आसान हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस सवाल रहता है और वह सवाल करने में आनंद आता है। क्यों आता है? क्योंकि वह प्रोसेस आपको जानकारी होती है और वही कहते हैं कि इतना बड़ा सवाल कैसे कर लेते हो, क्योंकि वह प्रोसेस आपको मालूम है और वो छोटा सवाल आपको नहीं आएगा क्योंकि उसका मेथड मालूम नहीं होगा साहब। तो मेथड होना चाहिए। सब हर विषय में नियम होता है और उस नियम के तहत चलोगे तो क्या नहीं आएगा, आने के लिए तो बहुत कुछ आ जाएगा। बस थोड़ा सा आप लोग अपना संघर्ष कीजिए और अंत तक, मैं बार बार कह रहा हूँ, अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, वो आने लगेगा। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ साहब, ये जितने चार्ट बनाए हैं इस चार्ट को कम से कम आज आप लोग याद कर लीजिएगा और यही आप लोग के लिए आज का होमवर्क रहेगा भी, है ना। और इस होमवर्क के तहत याद जब कर लेंगे तो आपको मोलिकुलर मास हम बताएंगे, दिए गए तत्वों का मोलिकुलर मास, दिए गए अणुओं का मोलिकुलर मास, दिए गए कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है। मोलिकुलर मास मतलब आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए आइए हम लोग आगे तरफ वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो को बढ़ाते हुए कुछ तत्वों का, कुछ अणुओं का मोलिकुलर मास निकाल लिया जाए, यानी आणविक द्रव्यमान निकाला जाए एग्जाम्पल के रूप में। चलिए आइए देखते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा साहब। आप लोग कंसंट्रेशन बना करके ध्यान से जो भी हम एग्जाम्पल बताएंगे उसको ध्यान से समझिएगा और चार्ट की सहायता से आप लोग वहां से जो अभी हम बताए वहां से आप लोग नकल कीजिए और वहां से आप लोग इस कंपाउंड और यौगिक तत्व जो भी चीजें हैं उनका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। देखिए पहला एक छोटा सा ले रहे हैं H2, क्या ले रहे हैं बाबू, H2।
H2 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, H2 का आणविक द्रव्यमान इन मोलिक्यूलर मास क्या होगा? आप लोगों ने अभी इस वीडियो में पढ़ा, क्या पढ़ा साहब? कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार जो होता है कितना होता है? 1 होता है। ये बताओ, 1 और 1 में कितना से गुणा कर दे? 2, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। अर्थात H2 का आणविक द्रव्यमान 2 होगा। इसी प्रकार O2 का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो O का, ऑक्सीजन का अभी बताया 16, और 16 में 2 से गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 32। बोले अभी आप लोग समझे, ये N2 का क्या हो जाएगा साहब? तो 7 दूनी 14, और 14 में 2 से गुणा होगा, 14 दूनी 28। बोलिए होगा। I2 का निकाल लेंगे, तो I2 का क्या होगा? आयोडीन 53, 127 इसका परमाणु भार, तो 127 गुणे 2 कितना हो जाएगा साहब? 127 दूनी 7 दूनी 14, 2 दूनी पे 4, 1 5, 154 हो जाएगा। उसके बाद देखिए Cl2 का क्या हो जाएगा? Cl2 का निकालेंगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन का अभी हम निकाले 35.5, तो 35.5 में 2 से गुणा कर देंगे, तो 35.5 दूनी हो जाएगा 71। कितना हो जाएगा? 71। अर्थात सबका हम आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं, मोलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, और मोलिक्यूलर मास उस चार्ट के अनुसार निकाल रहे हैं जिस चार्ट को अभी हमने लिखा। इसी प्रकार आप लोग जैसे किसी कंपाउंड होगा H2O जल, और इसका मोलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। देखिए साहब, तो H का हो जाएगा 1, और 1 में कितने से गुणा है? तो 2 से, बीच में खाली स्थान मिल रहा है, प्लस कर दो, और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, तो 2 + 16 बराबर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18। इसी प्रकार CH4 का मोलिक्यूलर मास निकाल लिया जाए। CH4 कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12, बीच में खाली स्थान ये प्लस हो जाएगा, और हाइड्रोजन का होगा 1, और 1 में कितने से गुणा है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 12 और प्लस 4 कम 4, इन हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा साहब? 16। तो ऐसे इसके मोलिक्यूलर मास निकाले जाते हैं, और मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको वह जो चार्ट अभी पीछे बताए वह चार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है ना? देखिए इससे थोड़ा सा और लेवल पर चला जाए। जैसे मान के चलिए कह दिया कि सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक जिनको कहा जाता है, साधारण नमक का मोलिक्यूलर मास कितना होगा? यानी NaCl का मोलिक्यूलर मास, NaCl का मोलिक्यूलर मास कितना होगा साहब? देखिए तो NaCl का होगा, NaCl का क्या होगा? इसका हो जाएगा 23, और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5, है ना? तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5। ठीक है। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिकम HCl का मोलिक्यूलर मास, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मोलिक्यूलर मास कितना होगा?
तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और क्लोरीन का होगा 35.5। कितना हो जाएगा बाबू? 35.5। तो इसका हो जाएगा टोटल गिनेंगे तो 36.5। ठीक है। इसी प्रकार NaBr का मोलिक्यूलर मास, NaBr का मोलिक्यूलर मास क्या होगा? उस चार्ट में Br का लिखवाए थे, शायद नहीं लिखवाए थे Br का, तो सुन जाओ। ब्रोमीन 35, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35। और इसका जो मोलिक्यूलर मास होता है यानी परमाणु भार होता है 80 होता है। ठीक है। और अधातुओं में द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व का नाम होता है ब्रोमीन। कोई भी पूछ सकता है आपसे कि अधातुओं में द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों का नाम क्या है साहब? तो कहोगे ब्रोमीन। और धातुओं में द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों का नाम क्या है साहब? तो कहोगे क्या है? मरकरी, पारा, Hg, है ना? Hg होता है, मरकरी होता है ना? अब सुनिए, यहां पर हो जाएगा सोडियम 23 और ब्रोमीन का क्या होता है? 35.5। 35.5 तो कितना हो जाएगा? नहीं रुकिए, यहां पर होगा आपके ब्रोमीन का 80 होगा ना? 80 तो कितना हो जाएगा साहब? 103। कितना हो जाएगा? 103। अभी आप लोग के बीच सल्फ्यूरिकम H2SO4 का मोलिक्यूलर मास कितना होगा? इसका हो जाएगा 1 गुणे 2 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 होगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 होगा, और 16 में 4 से गुणा हो जाएगा। तो देखो, 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, और ये प्लस हो जाएगा 32, और ये प्लस हो जाएगा 64। तो कितना हो जाएगा बाबू? 4 2 6 2 8 6 3 9 98 98 सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाएगा। इसी प्रकार कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का मोलिक्यूलर मास कितना होगा? NaOH का मोलिक्यूलर मास कितना होगा? देखो, तो Na का होगा 23, ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होगा 1। 23 1 24, 36 और 10 40 हो जाएगा। इसी प्रकार KOH का मोलिक्यूलर मास निकालेंगे तो K का हो जाएगा 39, और O का हो जाएगा 16, और H का हो जाएगा 1। 39 1 40 और 16 टोटल कितना हो जाएगा? 56। तो कितना भी बड़ा से बड़ा अगर यौगिक है, कितना ही बड़ा से बड़ा कंपाउंड है, तो उसका हम लोग मोलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और आप लोग के किसी भी यौगिक का अगर मोलिक्यूलर मास निकालना हो तो आप लोग निकाल सकते हैं उस चार्ट के अनुसार, उस अगले चार्ट के अनुसार मोलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। और मोलिक्यूलर मास निकालने के लिए उस सारणी को थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा, और उस सारणी दोहरा लोगे, थोड़ा सी वो सारणी याद कर लेते हो। याद तो करना ही नहीं है, साइंस में कोई भी चीज याद नहीं करना है, बस आप लोग को अनुभव करना है और उसको समझना है। याद करने से, रट्टा रटन से होने वाला कोई चीज नहीं है। आप लोग उसको बारीकी से समझिए, और उसको जितने ही अभ्यास करेंगे उतने ही आपका वीडियो, उतना ही आपका जो दिमाग होगा बढ़ेगा, और जब दिमाग बढ़ेगा तो रटने से फायदा, उसको समझने में आनंद आएगा।
रटा नहीं जाता बाबू, रटेंगे काम बिगड़ जाए। उसको समझिए कि अगर तत्व है, जैसे देखिए दो चार चीजें तत्व है, जो दो चार तत्व है इसको तो हमेशा याद रखिएगा। जैसे 19 पोटेशियम, तो इसका हो जाएगा 39, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा रहता है। उसके बाद 11 सोडियम 23, इसको ही पूछेगा। क्लोरीन, क्लोरीन 17 35.5, क्लोरीन 17 35.5। ये जो तीनों चीजें हैं ना, तीनों तत्व हैं, यह प्राय कहीं ना कहीं अगर दो चार कंपाउंड के बारे में अगर अध्ययन किया गया तो कहीं ना कहीं ये कंपाउंड के तहत मिल जाता है और इसके द्वारा इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग के लिए मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए समझ में तो आ गया होगा, आ गया है ना, आ गया है। ध्यान दीजिए, अगर जिस किसी को भी अगर छात्र को ये मॉलिक्यूलर मास निकलने नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा चार्ट पेपर को दोहरा लीजिएगा साहब, और चार्ट पेपर को जब देख लेंगे तो आपको ये चीज आने लगेगा समझ में। ठीक है, तो आप लोग के लिए इस कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। इस उत्तर को देना है, उत्तर क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क कि CH3 COOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये आंसर आपको देना होगा कल वीडियो के तहत। कि एसिटिक अम्ल, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं साहब। और इस एसिटिक अम्ल में यानी इसका CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं साहब कि इस एसिटिक अम्ल का जो आईयूपीएसी नाम होगा यह होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है बाबू, एथेनोइक अम्ल। आप लोग कक्षा 10 के लास्ट चैप्टर कार्बन तथा उसके यौगिक जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम, है ना। तो आईयूपीएसी नाम एसिटिक अम्ल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना होगा और कमेंट भी करना होगा कि मॉलिक्यूलर मास का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। और उस कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगा और उस पढ़ करके वो सही उत्तर होना चाहिए, है ना। तो वो कमेंट बॉक्स में अगर वो सही उत्तर दे देते हो तब समझ जाएंगे कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालने जरूर आ गया है ना। तो मॉलिक्यूलर मास उन लोगों का आ जाना चाहिए जिन्हों कम से कम इस वीडियो पर कम से कम हजारों का कमेंट आना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। अभी तक जितने भी यहाँ का मॉलिक्यूलर मास देखे यानी आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाए उसके तहत इसका मॉलिक्यूलर मास जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा साहब। यानी CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। और आप लोगों के लिए हमेशा की तरह इस वीडियो पर यानी RS एकेडमी चैनल पर उपस्थित होकर प्रत्येक दिन रोज एक क्वेश्चन जरूर देंगे और उसको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका सही उत्तर दीजिएगा। और आने वाले समय में जो सही उत्तर देगा उसके लिए तरफ से पुरस्कार भी रखा जाएगा। लेकिन कल के लिए आप लोगों के यही रहेगा कि CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा अर्थात आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ आज का जो वीडियो था, जो मॉलिक्यूलर मास था और इसके अनुसार चार्ट पेपर ने जो 2 चार्ट पेपर बनाया था उस चार्ट पेपर को याद करके और समझ करके मॉलिक्यूलर मास बहुत बड़े बड़े कंपाउंड का निकालिएगा। और जो अगर यौगिक का नहीं आएगा वो कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए, कमेंट कीजिएगा कि इस वीडियो के तहत इस यौगिक का मॉलिक्यूलर मास जरूर निकालिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो एंड, पुनः कल इसी समय